All right, thank you so much. Acha ji, today we have this session particularly regarding ऐसे को जो आपके ऐसे से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं जो कंफ्यूजन्स हैं हम उनको डील करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ताकि उसके बाद फिर हम फॉर्मली सेशन को स्टार्ट कर सकें. इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने इंश्योर करनी है वो ये होगी कि जस्ट अ सेकंड मुझे नेट स्विच करने दें 1 मिनट. जी, तो कमिंग बैक. तो सबसे पहले तो देखें इंग्लिश ऐसे चाहे वो किसी सब्जेक्ट के लिए हो. अगेन मैं भूल गया हूँ दोबारा से. माय नेम इज़ अदनान बशीर एंड आई हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड. अभी तो रिसेंटली तो नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर ह्यूमन रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन इन लाहौर. एंड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऐसे इट्स बीन वेरी लॉन्ग. पहले मैं एक सेटअप के साथ एसोसिएटेड था, वहाँ पे आई टॉट ऑलमोस्ट अराउंड 80+ बैचेस. और नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन जिसके अंदर मेरे तकरीबन 6 बैचेस गोइंग टू बी सून स्टार्टिंग. और 2-4 दिन के अंदर. अभी चूंकि अशूरा का एक अनसर्टेनिटी है नेट के और जो आपके कनेक्शंस की, तो इसीलिए थोड़ा सा उसके अंदर डिले है. सो टिल देन आई थॉट कि आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए कि ऐसे लेकर उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी क्यूरीज होती हैं, जितनी भी कंफ्यूजन होती हैं, हाउ टू गो गो अबाउट देम एंड हाउ टू डील देम. हेलो जी, वहाँ पे बाहर वो होगा बंदा, वो रिसीव कर लेता है आपको. मैंने कहा बाहर वो काम वाली होगी, वो रिसीव कर लेती है आपको. जी, 1 मिनट रुकिएगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस इज वेरी इनफॉर्मल, लेकिन जस्ट अ सेकंड. जी, सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट. आई होप सो अभी कोई इस तरह का इशू नहीं बनेगा. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एक जेनेरिक डिस्कशन कर लेते हैं कि इंग्लिश ऐसे को लेके सबसे क्रिटिकल जो चीज़ें कंसीडर की जाती हैं वो कौन सी हैं. आप इसको होल्ड कर लीजिएगा, आप बाद में नमाज पढ़ लीजिएगा या नमाज पढ़ दें. ये रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, लेकिन आई वुड लाइक कि मैं इंटरेक्ट करूं ताकि वी कैन हैव अ मोर इंगेजिंग सेशन जिसमें आपकी क्यूरीज उस हिसाब से एड्रेस हो जाए. तो सबसे पहले अगर हम लोग, आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, उसके ऊपर लिखता जाता हूँ. एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू राइट एनीथिंग ऑन इट, वो फिर सारा गंद मच जाता है. अच्छा जी, ऐसे को लेके जो सबसे पहली
कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि क्या कोई एक मेथड जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि जिसको हम लोग ये अज्यूम कर लें कि अच्छा इफ वी आर गोइंग टू डू दिस तो ऐसे हमारा जो है वो कवर्ड होगा, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखें, मैंने हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ की एग्जांपल देता आया हूँ और हमेशा उनको बताया दैट आई हैव हैड ऑलमोस्ट अराउंड 40 प्लस टीचर्स जब से जिनसे मैंने इंग्लिश ऐसे को पढ़ा था ओवर द कोर्स ऑफ अराउंड 5-6 ईयर्स। और हर किसी टीचर की एक सर्टेन मेथडोलॉजी एग्जिस्ट करती थी और वो उस हिसाब से पढ़ाते थे। और ऐसा होता था कि हर एक स्टूडेंट के स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल पास होते थे हर एक टीचर के। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स पास ही नहीं हो रहे, या कोई और है तो उसके स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। ये हमेशा से ये चीज़ ये एक थोड़ा-सा वॉइड एग्जिस्ट करता रहा। तो मुझे लगा कि फिर ये लर्निंग मेथोडोलॉजी को लेकर चलना लोगों के लिए जो है वो डिफर करता है हर एक टीचर के ऊपर। मैं इसको थोड़ा-सा स्केड्यूलाइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग सीएसएस ऐसे, पीएमएस ऐसे या ऐसे ऑफ एनी सेशन। और उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो सेशन मैं लेकर चलता हूँ व्हाई इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एनीवन एल्स इन द मार्केट। फिर उसके ऊपर आपके जो जनरल क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग ऐसे उनको हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं बच्चों को करवाता हूँ वो ये होती है कि हम लोग एक ब्रेकडाउन करते हैं अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट का और उसके अंदर हम एनालाइज़ करते हैं कि एग्जामिनर पर्टिकुलरली किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और अगर आप टू योर सरप्राइज़ अगर आप ये देखेंगे और आपके साथ अगर वो पा इट इज़ अवेलेबल देयर ऑन इंटरनेट, आप कोई भी कंसल्ट कर सकते हो। यू वुड सी कि उसमें मेजॉरिटी जो कंफ्यूजन्स क्रिएटेड हैं, वो हमारे टीचर्स की तरफ हैं। मैंने आपको कहा ना देयर 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 इज़ नो सिंगल मेथोडोलॉजी जिसके ऊपर मैं आपको कहूँ कि हाँ, ये एक मेथड है, अगर इसको आप होली एंड सोली अप्लाई करोगे अपने ऐसे के अंदर तो इट विल बी अ पास फॉर यू। ऐसी तो कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती और इसकी वैलिडेशन हमें एग्ज़ामिनर रिपोर्ट्स में भी होती है कि एग्ज़ामिनर टॉक्स अबाउट वेरी बेसिक ऐसे, जो ऐसे हम लोगों ने अज़्यूम किया हुआ है, जो हमें पढ़ाया जाता है या बताया जाता है या सिखाया जाता है, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट पैच। और वो इतना डिफिकल्ट है कि ओरिजिनल एग्जामिनर की स्कीम से बहुत डिफर करता है और अप्रोक्सीमेटली अराउंड शायद 200% मोर डिफिकल्ट। तो तब हमने एनालाइज किया कि मेथोडोलॉजी एक एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रिलेटिवली इजी लिख कर एक सिंपल मेथड को ऑप्ट करना इज द सेफेस्ट वन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपके पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं या किसी भी टीचर के पास जो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, उसकी सबसे प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि उन बच्चों को ये सिखाया जा सके दैट हाउ नॉट टू फेल एन ऐसे रादर देन टेलिंग देम दैट हाउ टू पास एन ऐसे। बिकॉज पासिंग एन ऐसे इसकी कोई गारंटी कहीं पे मौजूद नहीं है। हाँ, फेलियर के चांसेस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है दैट वी कैन डू। और ये एक अच्छे मेंटोर का रोल होना चाहिए। सो पहली सबसे बड़ी मिथ है कि कोई एक सिंगल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। यही बड़ी मिथ है जिसकी वजह से पूरी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन्स भी हैं कि जब एक सिंगल मेथड एग्जिस्ट नहीं करता तो लोग क्या करते हैं, हर एक टीचर के पास जाते हैं। और चूंकि अभी आपका बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस प्री मेच्योर होता है, तो जब आप मल्टीपल टीचर्स के पास जाके उनसे डिफरेंट चीजों के बारे में सुनते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपके साथ थोड़ी सी रैशनल डिस्कशन करूं तो आपको एक टीचर कहेगा कि आपने फॉर इंस्टेंस थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, दूसरे टीचर के पास जाएंगे वो कहेगा नहीं लिखनी, थर्ड टीचर के पास जाके कहेंगे तो वो कहेगा माइट बी यू कैन राइट और नॉट, फोर्थ के पास जाएंगे तो देन देयर वुड बी अ टोटली डिफरेंट जो है वो उसका एनालिसिस होगा रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट। जबकि ऑनेस्टली जब हम एग्जामिनर रिपोर्ट को रीड आउट करते हैं फॉर अराउंड 7-8 ईयर्स तो हमें कहीं पे एक वर्ड भी थीसिस स्टेटमेंट का नजर नहीं आता। तो क्या जिन लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट के साथ लिखा वो कभी पास नहीं हुए? ऐसा तो नहीं है, वो पास होते हैं। और क्या फिर जिन लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट के विदाउट लिखा वो भी मतलब इट 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 गोज पैरेलल। थीसिस स्टेटमेंट के साथ भी पास होते हो, विदाउट भी पास होते हो, लेकिन ये वाली चीज आपको तब समझ आती है जब आप एक अटेम्प्ट दे के बाहर निकलते हो। उससे पहले ये जो कंफ्यूजन आपके लिए बन गई है, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमने हल करना है कि एक सिंपल मेथोडोलॉजी ऐसे को लिखने की क्या हो सकती है। हम आज उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ एक सेकंड कंपोनेंट जो आता है जिसके ऊपर अक्सर कहा जाता है वो ये होता है नंबर 2 के ऊपर कि क्या ऐसे इज अबाउट मटेरियल। पहली कंफ्यूजन है क्या मेथड एक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरा बात ये है क्या ऐसे इज इक्विवेलेंट टू मटेरियल, यानी कि अगर आपके पास मटेरियल होगा तो ही यू विल बी एबल टू राइट एन ऐसे, अगर मटेरियल नहीं है तो ऐसे पास नहीं होगा। ये दूसरा बड़ा मिथ है। इस मिथ ने आपका नुकसान क्या किया है
मेजॉरिटी बच्चों को इस चीज के ऊपर कन्विंस कर दिया है कि आप सबसे पहले जाके अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो और उसके बाद लिखने बैठो। मैंने जितने, इट्स बीन मोर देन 5-6 years दैट आई बीन टीचिंग इंग्लिश ऐसे, कि कभी भी ये चीज इंश्योर्ड रखनी है अपने माइंड में, अगर आप किताबें पढ़ने बैठ गए तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। ऐसे के अंदर से लिख नहीं होता, लिखना आना जो है वो इट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन योर वे ऑफ राइटिंग एंड हाउ मच यू अटेम्प्ट। जी मैडम। जी मैडम बताएं। जी 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 जी। मैंने उसे कह दिया, मैंने उसे कह दिया हो। जी ठीक। जी मैं करता हूँ। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, इस चीज को दूर रख लें। मेरी एक बात सुने, बड़ी बेसिक सी डिस्कशन है आपके साथ। अगर आपको ये लगता है कि आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, यूनिवर्सिटी टाइम सारे पीरियड गुजर गए, और अगर आपने शेक्सपियर को या आपने जो है वो अच्छे पाए के कॉलमिस्ट या राइटर्स को नहीं पढ़ा, हाउ ऑन अर्थ वुड दैट बी पॉसिबल कि आप अभी 6 महीने के अंदर एग्जैक्टली शेक्सपियरियन सॉर्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल अडॉप्ट कर लें? आपको किसने कहा ये? इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी। मुझे आज तक समझ नहीं आई जो लोग आपको ये कहते हैं कि जी आप यूं करें, ऐसे को बाद में लिखें, उससे पहले जाके जो है वो रसल की राइटिंग्स को पढ़ें, आप जाके उससे पहले जो है वो मार्क्सिज्म को थोड़ा सा ग्रास्प करने की कोशिश करें, ग्रीक मैथोलॉजीज के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें। किसी पॉइंट के ऊपर भी ये चीजें आपके ऐसे के अंदर हेल्प नहीं करती। तो दूसरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन, ऐसे को लेके बड़ी चीज ओपन एंडेड एक्सेप्ट करें कि ऐसे के अंदर कंटेंट मैटर, मटेरियल मैटर करता है, लेकिन उसकी स्टेज के ऊपर अगर हम उसको स्टेज वाइज देखा जाए तो शायद ये फोर्थ फिफ्थ स्टेज पे है। उससे पहले क्या चीज एग्जिस्ट करती है? वही हमारा थर्ड कॉमन मिथ है जो मार्केट में प्रिवेल करता है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एसे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द मटेरियल इटसेल्फ। लोगों को ज्यादा, और देखें मैं हमेशा कहता हूं जब आप पेपर्स को चेक करने बैठते हो तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हो वो एक स्टूडेंट कभी भी नहीं जान पाएगा। मैं इसलिए हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि जब आप लिखा करें तो कोशिश किया करें कि जिस पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप के अंदर बैठ के आप उनके साथ लिख रहे हैं, एक दूसरे को बोला करें कि आप मेरा चेक करो, मैं आपका चेक करता हूं, क्योंकि जो कुछ आप चेक करके लर्न कर सकते हैं लिख कर लर्न नहीं कर सकते। जितने पेपर्स मैंने चेक किए, प्रॉब्ली आई लॉस्ट द काउंट, उन पेपर्स के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड बी लुकिंग इन, वो हमेशा से ये होगी कि क्या स्ट्रक्चर लिखना आता है या नहीं आता। अच्छा, स्ट्रक्चरिंग जो है ये वेरी करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आउटलाइन मेकिंग, देन टू इंट्रोडक्शन, देन टू मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। मेरे ख्याल से हम लोग सारे थोड़ा बहुत इस चीज का बेसिक एनालिसिस रखते हैं, इसलिए आई वॉन्ट बी गोइंग इनटू द डेप्थ। और मैं आपको ये नहीं जाके बताऊंगा कि आउटलाइन क्या होती है या इंट्रो क्या होता है, ये सारी चीजें यूट्यूब चैनल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। थोड़ी सी मिच्योर डिस्कशन करने का मतलब ये था कि आपका और मेरा दोनों का टाइम पॉजिटिवली इंगेज हो। आप स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पाते। अगर आपको ये लगता है कि स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले आउटलाइन लिखनी है, फिर इंट्रो लिखना है, फिर मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन लिखना है, तो दैट इज लाइक अराउंड 0.01% ऑफ स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग इज समथिंग एल्स। स्ट्रक्चरिंग के अंदर ये होता है कि आपने आउटलाइन को बनाते हुए मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग के बीच में सिमेट्री रखनी है नहीं रखनी, आउटलाइन के अंदर where exactly do you need to write thesis statement, if you're writing thesis statement, आउटलाइन के अंदर जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, आउटलाइन के बाद जब पैराग्राफिंग स्टार्ट होगी तो क्या आप किसी किस्म की कोई हेडिंग देंगे, उसके बाद क्या किसी किस्म की कोई ट्रांजिशनल स्मूथनेस दिखाएंगे, मेन बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ्स होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी, उन पैराग्राफ्स के अंदर कितना कंटेंट, सारी चीजें ऐड ऑन होकर आपकी स्ट्रक्चरिंग के पिलर्स बनते हैं। इनको मैं हायर रेट करता हूं देन द कंटेंट, और इवन हायर देन द इंग्लिश एक्सप्रेशन इटसेल्फ।
मैं समझता हूं कि आप अगर स्ट्रक्चर सही कर सकते हो तो आप बेसिक अंग्रेजी के साथ भी एग्जामिनर के साथ इजीली मैनेजेबल जो है वो मेथोडोलॉजी के ऊपर या कन्विंसिंग पॉइंट के ऊपर आ सकते। फिर इन तीनों चीजों से ऊपर अगर एक चीज एग्जिस्ट करती है और जो सबसे ज्यादा बड़ा मिथ भी मार्केट में पाया जाता है, वो हमेशा ये होता है अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ऐसे। ऐसे को अगर समझना है तो अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू सी द टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों मैं कह रहा हूं कि दिस इज, इफ आई हैव टू रेट, तो मैं अंडरस्टैंडिंग को टॉप पे रेट करूंगा। आपको पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अराउंड 700 800 दे स्कोर्ड जीरो इन ऐसे बैक इन 2021 सीएसएस ऐसे के रिजल्ट में। The reason was examiner mentioned that in that year's examiner report they were unable to decipher, they were unable to understand, and they were unable to engage the required contention of the topic. क्यों मैं कहता हूं कि जो टॉपिक आपके सामने आया है उसमें से अपनी मर्जी की चीज को पिक करके एक्सप्लेन कर देना टॉपिक के साथ जस्टिस करना नहीं होता। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि सर टॉपिक वाज ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, an analysis of the concept of globalization of market, तो सर जैसे ही the moment we saw globalization in it, what we did was हमने ग्लोबलाइजेशन को पकड़ के ड्रैग करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, डिजिटल डेमोक्रेसी की डिटेल आई है, टॉपिक पूछा गया है, सिर्फ अपनी मर्जी का डेमोक्रेसी का वर्ड पिक किया है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने प्रिपेयर किया था। दे हैव स्टार्टेड राइटिंग ऑन डेमोक्रेसी। इट्स अ फेल फॉर मी एंड इट्स अ फेल फॉर एग्जामिनर एज वेल। नंबर 2 के ऊपर टॉपिक आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोज एंड कॉन्स पढ़े हुए हैं। द मोमेंट यू सा इट, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वही जो प्रायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज था, स्टोर्ड था, उसको आउटपोर करना शुरू कर। फिर वो आपको टॉपिक पूछता है डेविएंस के साथ, इट इज नॉट द पैरालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग बट इंप्लीमेंटेशन विच इज हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। आपने जिंदगी भर गुड गवर्नेंस पढ़ा है, rather than seeing into the depth that what examiner has asked, the moment you pick it कि गुड गवर्नेंस के मुतालिक टॉपिक है, चलो जी started writing about good governance. Keep one thing very clear in your head. आपको डोमेन जब कोई टीचर रिकमेंड करता है कि इसको घर से पढ़ के जाना, प्रिपेयर करके जाना, इसका मतलब ये होता है कि आपके बेस नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। जो सरफेस लेवल का नॉलेज आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आउटपुट करके आते हैं, वो आपकी अपनी क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं और वो एक्सेसिव राइटिंग की प्रोडक्ट होती है, ना कि क्रैम्ड राइटिंग होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखते साल ही सबसे पहले जो हमें पता है उस टॉपिक के बारे में वो लिखने बैठ जाते हैं, rather than telling व्हाट एग्जामिनर हैज आस्क्ड। बी वेरी वेरी क्लियर इन दिस वेरी थिंग। आपने एग्जामिनर से जो एग्जामिनर ने पूछा है, आपके पास इतना सा भी मार्जिन एग्जिस्ट नहीं करता कि उससे डेविएट करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ लिंक करके बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर पूछता है एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट, या चलो वो टॉपिक हो गया। एग्जामिनर बड़ा बेसिक सा एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। आई थिंक सारे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर पूछता है। आप समझते हो दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल टॉपिक, तो इसको इस तरह तो नहीं लिखना। हाउ वुड वी बी एबल टू मेक डिफरेंस? तो आप क्या करते हो, आप ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स की बजाय आप उसकी इन डेप्थ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्टेम्परेरी ओवरव्यू, ओवर द ग्लोब एनालिसिस करते हो, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन करते हो, एंड गॉड नोज व्हाट, यू गो इनटू द डिटेल ऑफ सो मेनी थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स, कि जिनका उस टॉपिक के साथ लिंक नहीं होता। एंड व्हेन यू एंडेड अप राइटिंग एन आउटलाइन, द आउटलाइन इज ऑफ 3 पेजेस, जिसमें 2 पेज रिलेवेंट होते हैं, लेकिन चूंकि आपको लगता है कि उन सारों के अंदर आपका ग्लोबलाइजेशन का वर्ड आया था इसलिए रेलिवेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसके ऊपर फोकस करना है। अदरवाइज तो एक एक कंपोनेंट इतना है कि इतनी डेप्थ में जाकर डिस्कशन हो सकती है। आपने ये सोचना है और ये करना है, सबसे पहले
लर्न दिस आर्ट, इस आर्ट को सीखें कि टॉपिक को ब्रेक कैसे किया जाता है। जब मैं कहता हूँ ना टॉपिक को ब्रेक करना, तो इसकी एक्सेसिव रिटन प्रैक्टिस करें, सीएसएस के पास पेपर्स, पीएमएस के पास पेपर्स को उठा के रखें, उनमें अपनी मर्जी के टॉपिक्स को पिक करें और देन उन टॉपिक्स को ब्रेक करके 1-2-4 लाइंस लिख के किसी से पूछें कि मैंने इसको सही से ब्रेक किया या नहीं किया। थोड़ी सी डेविएंस आपको डिट्रैक्ट कर देती है। सबसे पहले ये आर्ट सीखें कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, फिर ये आर्ट सीखें कि अंडरस्टैंडिंग के बाद नंबर 2 के ऊपर स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है ऐसे की, फिर उसके बाद रिटन प्रैक्टिस पे आए। मीनवाइल अंग्रेजी भी सेट हो जाएगी और साथ में आपका रिटन एक्सप्रेशन भी इनहैंस हो जाएगा। और फिर जब आप लिखने बैठते हो तब आपको पता चलता है कि सिफ्टिंग करके, स्किमिंग, स्कैनिंग करके कितना कंटेंट है जो मेरे लिए रेलेवेंट होता है, नहीं तो नहीं होता। मुझसे बच्चे कहते हैं सर हमने डेमोक्रेसी की डोमेन के ऊपर ऐसे लिखना है, हम पहले उसके ऊपर पढ़ लें। मैं कहता हूँ क्या पढ़ा है? कहते हैं 20-25-30 पेपर्स पढ़े हैं। मैं उन्हें जाके टॉपिक दे देता हूँ डिजिटल डेमोक्रेसी के ऊपर, जिनके ऊपर उन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं होता। तो वो जो 25-30 पेपर्स आपने पढ़े हैं, दैट इज कंप्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड जो है वो मनी। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग की आर्ट को लर्न करें। नंबर 2 के ऊपर स्ट्रक्चरिंग को सीखें कि ऐसे के कंपोनेंट्स को किस तरह लिखा जाता है, मिनिमल स्ट्रक्चरिंग से लेके मेगा स्ट्रक्चरिंग तक। फिर आ जाए रिटन प्रैक्टिस के ऊपर। मीनवाइल अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी और कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। मैं लास्ट बात करूंगा थोड़ी सी, जो जिस्ट है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप रूल्स की बुक्स उठा लें अंग्रेजी सीधी करने के लिए, तो शायद आपकी जिंदगी गुजर जाएगी रूल्स की बुक्स को पढ़ते पढ़ते। और प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करेंगे तो वो रूल्स की बुक्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगी। इसके मुकाबले में अगर आप उठते हैं और सिर्फ लिखने बैठ जाते हैं डेली बेस के ऊपर 4 लाइंस, आप 5वें दिन देखिएगा कि खुद ही आइडियाज जनरेट होंगे, आपका एक्सप्रेशन इनहैंस होगा और खुद ही आप कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, हाउ टू लिंक एंड वेयर टू लिंक एंड व्हाट टू लिंक। तो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपने हमेशा गलत अप्रोचेज और गलत जो मिथ्स हैं उनसे सेपरेट करना है। मैं सिर्फ कहता हूँ, मैंने जब भी पढ़ाया है इतना इसी इजी और बेसिक लेकर हम इसलिए चले। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि क्रैमिंग करो कोटेशंस की, कभी रिकमेंड नहीं करता लंबे लंबे हुक्स और एक्सप्रेशंस को रट के जाओ। मैं आई नेवर रिकमेंड सच थिंग्स बिकॉज आई बिलीव ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट जो है वो उसी दिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आउटपुट करोगे तो दैट वुड बेनिफिट यू। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट के ऊपर कि फिर तीसरे में आपके क्वेश्चंस लेता हूं कि ये जो सेशन है हमारा, हाउ वुड दैट बी फोकसिंग। देखें, मैं समझता हूं कि ऐसे कभी भी लेक्चर्स लेने से नहीं आता, और एक मेंटोर का रोल भी कभी भी लेक्चर देना नहीं होना चाहिए। ऐसे आएगा जब मैं आपको 2 बातें बताऊंगा और मैं साथ आपको कहूंगा कि राइट इट डाउन एंड आई विल इवैल्यूएट इट। मेरे सेशंस में व्हाट आई डू इज, यूजुअली एक मंथ का सेशन होता है, 12 क्लासेस होती हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा एक मंथ के अंदर कंप्लीट हो गया। यूजुअली 1.5 मंथ पे चला जाता है और इवन इससे ज्यादा एक्सीड करे, आई हैव नो इश्यूज। द ओनली लिटमस टेस्ट इज क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। मेथोडोलॉजी ये होगी कि क्लास में आधा टाइम मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ और आधा टाइम मैं आपसे लिखवाता हूँ। जब हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं रैंडम टॉपिक्स आपके सामने जो कि यूपीएससी से होंगे या फिर किसी और जो है ना एग्जाम से उठा के, ताकि आपको एक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। क्योंकि आधे से ज्यादा 90% टीचर इन द मार्केट दे वुड ऑलवेज रिकमेंड कि कभी भी लिटरेरी टॉपिक नहीं करना। हम स्टार्ट ही लिटरेरी टॉपिक को करने से, मैं हमेशा कहता हूँ लिटरेरी टॉपिक जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट वंस, जो टोक आपको कहते हैं ना ये नहीं करना, वो इसलिए नहीं कहते कि वो आपका भला करें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टीच यू लिटरेरी एंड एब्स्ट्रैक्ट एसेस। इट इज द सिंपलेस्ट वे। अगर आप उनको कर लें और आपको तरीका आ जाए तो वो सबसे आसान तरीका होता है पास करने का। ऐसे तो हमारा आधा टाइम जाएगा वुड बी ऑन राइटिंग और आधा जाएगा लेक्चर्स के ऊपर। जो हम लेक्चर लेंगे उसकी प्रैक्टिकलिटी क्लास के अंदर, और इसीलिए मैं बड़ी स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर एक्सीड नहीं करता, 30 की क्लास से ऊपर मैं नहीं जाता। द रीजन इज क्योंकि मुझे आपको हर क्लास में काम दे के हर क्लास में असेस करना होता है और उसका आउटपुट फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करना होता है। जैसे बैच 5 है, अगर उसके कल हमने इंट्रोडक्शन की आर्ट को सीखा है तो हमने पूरे इंट्रोडक्शन क्लास के जो हैं वो वहां पे स्टार्ट करवा दिए, लोगों को सुनवाना स्टार्ट करवा दिए।
ताकि वो एक दूसरे की मिस्टेक से पॉइंट आउट करें। वो पढ़ते थे, मैं पिन पॉइंट करता था ये वाली मिस्टेक है, इससे क्या होता है कॉमन लर्निंग होती है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गलतियां आपके सामने आ जाती हैं जिनको आप बड़े फ्रूटफुल मैनर में लेकर जा सकते हो। हर क्लास के अंदर रिटन एक्टिविटी होगी और इतनी ज़्यादा टाइमली और इतनी ज़्यादा आपको रिटन असेसमेंट्स शायद ही किसी ऑनलाइन लेक्चर के अंदर यू वुड बी गेटिंग देम। बाय माय होल मोटो इज कि इस सेशन के अंदर इट शुड नॉट लुक लाइक कि ये एक ऑनलाइन सेशन है, रादर देन दैट इट शुड लुक लाइक कि ये एक पूरा फिजिकल नेचर का ऑनलाइन आपके साथ सेशन चल रहा है। विद दिस क्लासेस हमारी 3 days अ वीक होती हैं और अनलिमिटेड एवेल्युएशंस हैं। आई वुड नेवर माइंड, और मैंने कभी ये बार रखा ही नहीं है कि आप इतने पेपर करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। Try it as much as you can because that would be the only key to success and get it evaluated. With this, I'll leave the house open for questions for 10 minutes. If you have any questions, do let me know, please. कमर इनको अनम्यूट कर दीजिए।